स्टूडेंट वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग यानी कि ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की सेकेंड नंबर की क्लास, ठीक है, जो कि CITS और CTI की फाइनल एग्जाम में आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप सभी क्लास को प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हम आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन करा दिया था। अब उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज की भी वीडियो में 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 26 से लेकर 50 तक। और जैसा कि मैं बताया हूं कि इन सभी का मॉक टेस्ट आपको हमारे सक्सेस करियर एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे सक्सेस करियर सर्च करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊं तो प्लेलिस्ट की लिंक यानी कि मैं प्ले स्टोर की एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे टोटल 8 सेट बनाए गए हैं मॉक टेस्ट के, जो कि 50-50 क्वेश्चन के हैं। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मॉक टेस्ट 99 रुपये में रखा गया है। तो आप जिनको भी अगर मॉक टेस्ट लगाना होगा एग्जाम से पहले जरूर लगाइए, क्योंकि एक बार आपको एग्जाम देना है और आपका परसेंटेज, क्योंकि POT में सबसे ज़्यादा बैक लग जाती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे यानी कि 26 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड काउंसलर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता को गुण नहीं है? क्या नहीं है? ही शुड बी जजमेंटल, उसे जजमेंटल होना चाहिए। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास अच्छा संवाद कौशल होनी चाहिए। या ही शुड हैव कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अदर फीलिंग, उसमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। या ही शुड बी डिसेंटली ड्रेस, यानी कि उसे शालीनता से कपड़े पहनने आना चाहिए। तो जो 26 का करेक्ट आंसर होगा वो है, जो काउंसलर होता है गुड क्वालिटी मतलब गुड नहीं होनी चाहिए, उसे जजमेंटल नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ही शुड नॉट बी जजमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 27 नंबर पे। देखिए, ए स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट। देखिए, स्वॉट का यहाँ पे सबसे पहले आपको फुल फॉर्म आना चाहिए। देखिए, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी और T का मतलब होता है थ्रेट। ये याद रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है स्वॉट एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्सेप्ट, यानी किसको छोड़कर? स्वॉट एनालिसिस में निम्नलिखित को छोड़कर सभी तत्व शामिल होते हैं। तो S से स्ट्रेंथ शामिल होता है, ठीक है। W से वीकनेस भी शामिल होता है, O से अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया है, और T से थ्रेट होता है, यानी कि ये तीनों तो शामिल होते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस और थ्रेट। ओ की जगह अपॉर्चुनिटी होती है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दे दिया है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ काउंसलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता का चरण नहीं है? गिविंग सिंपैथी, या आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, या डायग्नोस, या फॉलो अप, आगे की कार्रवाई करना। तो यहाँ पे जो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा वो है ए, गिव सिंपैथी, यानी कि परामर्शदाता की अंदर सहानुभूति देने की क्या नहीं होना चाहिए? चरण नहीं होनी चाहिए। बाकी वो समस्या की पहचान करे, उसका निदान करे और आगे की कार्रवाई करे, ये एक काउंसलिंग के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर दिया है, एन एंटरप्रेन्योर्स प्राइमरी मोटिवेशन फॉर स्टार्टिंग ए बिजनेस इज। व्यवसाय शुरू करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक प्रेरणा क्या है? प्राथमिक प्रेरणा क्या होनी चाहिए व्यवसाय शुरू करने के लिए एक उद्यमी को? टू बी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना चाहिए। टू मेक द मनी, यानी पैसा बनाने के लिए होना चाहिए, या प्रसिद्ध होना चाहिए, या शक्तिशाली होनी चाहिए। तो देखिए 29 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? उसे स्वतंत्र होना चाहिए, यानी कि टू बी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। व्यवसाय शुरू करने के लिए एक उद्यमी की प्राथमिक प्रेरणा स्वतंत्रता होने के लिए है। यानी कि देखिए, अगर आप उद्यमी हैं, कोई व्यवसाय करेंगे, तो आप क्या चाहेंगे? आपके अंदर स्वतंत्रता आ जाए, टाइम रहे आपके पास, पैसा रहे, आप जहाँ चाहें वहाँ घूम सके। एक उद्यमी का यही प्राथमिकता होती है, ठीक है। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? आपके पास सोचेंगे कि आपके पास समय हो, धन हो और स्वतंत्रता हो, आप कहीं भी घूम लें, ये प्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल स्ट्रेसर। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक तनाव कारक नहीं है? सामाजिक तनाव का कारक नहीं है, कौन सा इसमें बोला गया? रजोनिवृत्ति, यानी कि मेनोपॉज,
या लॉस ऑफ लव वन यानी किसी प्रियजन की नुकसान, या आर्थिक समस्या, या नौकरी के साक्षात्कार। सामाजिक तनाव का कारण नहीं है। देखिए जो मेनोपॉज होता है, जो लड़कियों में क्या बोलते हैं पीरियड आता है महीने में, वो है, तो ये सामाजिक क्या है, ये सामाजिक तनाव का कारण नहीं है, ये पर्सनल लड़कियों के जो आते हैं। देखिए सामाजिक तनाव में क्या आएगा, लॉस ऑफ लव वन, किसी प्रियजन का नुकसान, ये क्या है, सामाजिक तनाव का कारण है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या अगर आती है तो ये भी सामाजिक तनाव है। जॉब इंटरव्यू, ये भी एक सामाजिक तनाव है, लेकिन मेनोपॉज एक सामाजिक तनाव का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31, ठीक है, दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट टूल फॉर शेड्यूलिंग क्लास वर्क प्रियोरिटीज एंड ड्यू डेट। निम्नलिखित में से कौन से क्लास के शेड्यूल, क्लासेस, कार्य प्राथमिकता और देय तिथियों के लिए सबसे अच्छा टूल है। कैलेंडर, ठीक है, नोटबुक, या प्रोजेक्टर बोर्ड, या कैलकुलेटर। 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कैलेंडर हो जाएगा। कैलेंडर के द्वारा ही हम क्लास की शेड्यूल, क्लास कार्य की प्राथमिकता है और देय तिथियों की हम लोग क्या करते हैं कि हम कैलेंडर के माध्यम से ही अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर दिया है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन निबल। ठीक है, एक निबल में कितना बिट्स होता है, तो यहाँ पे 4 बिट आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। और देखिए आपको पीडीएफ भी हमारे एप्लीकेशन से फ्री में अवेलेबल होंगे, तो आप फ्री पीडीएफ नोट्स में जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जाकर पीडीएफ CITS POT की जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर की लिंक मैं आपको एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और अगर मॉक टेस्ट आप लगाना चाहेंगे, 8 मॉक टेस्ट है 50-50 क्वेश्चन का, तो आप ले सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पे दे दिया है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए वन निबल। एक निबल में कितने बिट होते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कितने निबल होते हैं, वन निबल में कितने, तो 4 यहाँ पे होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 34 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन से एक ईमेल सेवा नहीं है। याहू मैसेंजर, जीमेल, रेडिफ मेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो देखिए ईमेल सेवा नहीं है। याहू मैसेंजर जो होता है ना, ये मैसेंजर लगा हुआ है, लेकिन ये ईमेल सेवा नहीं है। इससे आपको ईमेल वगैरह, मैसेज वगैरह नहीं मिलेंगे, तो ये कंफ्यूजन करता है आपके एग्जाम में। अगर फाइनल एग्जाम होते हैं तो ये आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याहू मैसेंजर क्या है, ये एक ईमेल सर्विस नहीं है। बाकी जीमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, ये ईमेल सर्विस सेवा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर दिया है, व्हेन वाज ब्लूम्स टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्रिएटेड। ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब बनाया गया था, 1956, 1957, 1955, 1954 में। तो देखिए 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1956 में ब्लूम द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण बनाया गया था, 1956 में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर दिया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेप मेथड ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण की 4 चरण पद्धति का सही क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, या प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, या टेस्टिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, या प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, वो क्या होगा, सबसे पहले हम कोई भी चीज़ प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं यानी कि उसको दिखाते हैं, और उसमें जो एप्लीकेशन है उसको लागू करते हैं। और सारी चीज़ें आप सीखे कि नहीं, किसके द्वारा पता चलता है, टेस्टिंग के द्वारा पता चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर दिया है, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वाज लॉन्च्ड इन। कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति कब शुरू की गई थी, 2014, 2015, 2016, 2017 में। तो देखिए कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति जो कब से स्टार्ट की गई थी, 2015 से स्टार्ट की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 38 नंबर दिया है, इन लर्निंग साइकोलॉजी स्किल इज रिलेटेड टू हैंड। ठीक है, यानी कि सीखने का मनोविज्ञान किससे संबंधित है, कौशल हाथ से संबंधित है। इन द सेम है, बिल्कुल इसी प्रकार एटीट्यूड इज रिलेटेड टू, जो मनोवृत्ति है यानी कि जो एटीट्यूड है आपका, ठीक है, वो किससे संबंधित होगा, दिल से,
हेड से यानी कि सिर से, आई से या आँख से। तो जो देखिए सीखने की मनोवृत्ति जो है यानी कि जो लर्निंग साइकोलॉजी है, हम हाथ के द्वारा ही सीखते हैं। तो जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड ये किससे दिखाई देता है? तो ये दिल से दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि आपका दिल कैसे कर रहे हैं, जैसे आपका दिल कहेगा आप उस हिसाब से बिहेव करेंगे तो आपका एटीट्यूड दिखाई देगा कि आपका एटीट्यूड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर, दे आर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन इन माइंड एंड रिकॉलिंग वेन एवर इट इज नीडेड अगेंस्ट ए स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। जानकारी को ध्यान में रखना और उद्दीपक अनुक्रिया के लिए जब भी आवश्यकता हो उसे वापस बुलाना क्या कहलाता है? रिटेंशन यानी कि अवधारणा, एबिलिटी यानी कि क्षमता, रिकलेक्शन यानी कि अनुस्मरण, और उसके बाद इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। तो देखिए जानकारी को ध्यान में रखना, कोई चीज़ आप सीख रहे हैं उसको ध्यान में रखेंगे और किसी निश्चित उद्दीपक के क्रिया अनुक्रिया के बाद वो आपको वापस याद आती है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, अवधारणा बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, दे आर इन डेवलपमेंट साइकोलॉजी रिसेंसी ऑफ द इवेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, इंटरेस्ट इन द इवेंट एंड एसोसिएशन ऑफ द इवेंट इज रिलेटेड टू फैक्टर ऑफ मेमोरीज। विकास मनोविज्ञान में घटना की नवीनता, घटना की आवृत्ति और घटना में रुचि और घटना की संगति याद करने के कारक से संबंधित है। किस कारक से संबंधित है? तो आइए देखते हैं। इसका जो यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण, रिटेंशन अवधारणा, रिकॉल यानी कि याद करना, और रिकॉग्नाइज मीन्स मान्यता देना। तो किसी देखिए मनोविज्ञान में घटना की नवीनता, घटना की आवृत्ति या घटना में रुचि या घटना की संगति याद रखने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रिटेंशन। अभी हमने आगे पढ़ा है निश्चित उद्दीपक के बाद जो हमारे दिमाग में आता है, जो याद आती है, वो उसे क्या कहते हैं? उसी को रिटेंशन यानी कि अवधारणा कहते हैं। अभी हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में आप भी यहाँ पे देखे थे कि उद्दीपक अनुक्रिया के लिए जब आवश्यकता हो वापस याद आता है, वापस मतलब दिमाग में आ जाता है, उसी को रिटेंशन कहते हैं। आगे देखिए 40 नंबर हो गया। 41 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट नीड ऑफ मैकलिलैंड्स थ्योरी। निम्नलिखित में से मैकलिलैंड के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। नीड ऑफ अचीवमेंट या नीड ऑफ अचीवमेंट मीन्स उपलब्धि के लिए आवश्यकता, या नीड फॉर एफिलिएशन यानी कि संबंधता की आवश्यकता, या नीड फॉर पावर यानी कि शक्ति की आवश्यकता, या नीड फॉर स्टीम सम्मान की आवश्यकता। तो देखिए जो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नीड ऑफ स्टेम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 42 नंबर, देयर आर डॉट 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 काइंड ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूज इन लर्निंग प्रोसेस। सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार की संबंधित जानकारी का उपयोग किया जाता है? 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ सीखने की प्रक्रिया में कितने प्रकार की संबंधित जानकारी का उपयोग किया जाता है? तो ये टोटल 3 प्रकार के संबंधित जानकारी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए और नोट बनाते रहिए, और साथ में आप मॉक टेस्ट के लिए आप सक्सेस करियर एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, जरूर मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। धीरे धीरे आपके CITS से रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, PDF वगैरह फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप एप्लीकेशन से PDF इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 43 नंबर, विथ रिफरेंस टू रिलेटेड इंफॉर्मेशन ए मोटर कार ड्राइवर डॉट 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 ब्रेकिंग एंड गियर सिस्टम ऑफ ए मोटर कार। मतलब कि एक रिफरेंस के द्वारा यानी कि संबंधित जानकारी के संबंध में एक मोटर कार चालक है, उसको ब्रेकिंग और मोटर कार की गियर प्रणाली को क्या करना चाहिए? अवश्य जानना चाहिए, या सिर्फ जानना चाहिए, या जान सकता है, या जान सकता था। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो शुड नो यानी कि जानना चाहिए। जब एक मोटर कार है उसको ब्रेक कैसे लगेगा, मोटर कार की गियर सिस्टम कैसे लगेगा। देखिए अगर वो ब्रेकिंग सिस्टम को जान रहा है, गियर सिस्टम को जानना चाहिए उसको, लेकिन अगर जानता नहीं है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था मोटर कार चालक में, उसे ड्राइवर जो तकनीकी है, ड्राइविंग तकनीकी यानी कि चलाने की, गाड़ी चलाने की तकनीकी, अगर वो चला रहा है तो उसे वहाँ पे अवश्य जानना चाहिए था। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि
अभी CITS में मैकेनिक मोटर व्हीकल है, तो एक मैकेनिक मोटर व्हीकल गियर सिस्टम जानेगा, ब्रेकिंग सिस्टम जानेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन या फिटर वाले तो जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन ले लीजिए या अन्य कोपा ट्रेड ले लीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर या फैशन डिजाइन, वो लोग भी तो कार चलाते हैं, तो उसको ब्रेकिंग सिस्टम और मोटर गियर की सिस्टम कैसे काम करता है ये पता नहीं होता, लेकिन फिर भी गाड़ी चला लेता है। लेकिन जब वो ड्राइवर है तो ये चीज़ें जानना चाहिए, इसलिए यहाँ पे शुड नो होगा। लेकिन अगर ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग यानी कि कार चलाने अवश्य जानना चाहिए, तभी वो कार चलाना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, अगर पहले में मैं बताया था यहाँ मैं क्लियर कर दिया हूँ, तो आप लोग इसको थोड़ा समझ कर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, द ट्रेनिंग इन ऑफ द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफ DGT इज नोन एज। DGT की दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम में प्रशिक्षु के अंत के रूप में जाना जाता है। देखिए तो DGT की जो दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है यानी कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ये स्टूडियो के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्टूडियो के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर दिया है, स्टूडेंट आर लॉगिंग इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट स्पेसिफिक टाइम इन द डॉट डॉट डॉट। छात्र जो है एक विशेष समय पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण साइट पर लॉगिन कर रहे होते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, या असिंक्रोनस टाइप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, या ओपन शेड्यूल ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कहेंगे प्रोग्राम, या फिक्स्ड टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, स्टूडेंट आर लॉगिंग इनटू देयर ऑनलाइन लर्निंग साइट एट स्पेसिफिक टाइम बोल दिया है, यानी कि एक विशेष समय पे वो लॉगिन करके दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे फिक्स टाइम। ठीक है, वो समय फिक्स हो गया तभी फिक्स समय पे वो लॉगिन कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, फिक्स टाइम ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडियो एड। ऑडियो एड में क्या होता है? सिर्फ आपको ऑडियो दिखाई देगा। वीडियो ऐड में क्या होगा? आपको वीडियो दिखाई देगा। ग्राफिक ऐड में क्या होगा? सिर्फ आपको चित्र दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से एक श्रव्य साधन क्या है? ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसमें प्रोजेक्टर में हम चीजें देख सकते हैं ना, रेडियो में सिर्फ हम लोग सुनते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। लेकिन आगे देखते हैं चाक बोर्ड। चाक बोर्ड पे हम 2D डायग्राम बनाते हैं, यानी कि चित्र होता है। ठीक है, और कैमरा में भी हम लोग सिर्फ चित्र देखते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर यानी कि ऑडियो वाली ऐड किस पे सुनाई देती है? रेडियो पे ही सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक ऐड। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक की सहायता है, यानी ग्राफिक ऐड क्या है इसमें? अभी आपने ऑडियो ऐड देखा था, रेडियो को बोलते हैं। यहाँ पे चार्ट देखिए, चार्ट, पोस्टर, बोथ चार्ट एंड पोस्टर। तो चार्ट जो बना होता है उस पर कोई चित्र वगैरह दिखाई दिया रहता है ना, तो ये क्या है? ग्राफिक ऐड है। ठीक है, ऐसे ही पोस्टर पे भी चित्र वगैरह होता है, लिखावट होती है, तो ये दोनों क्या हैं? ग्राफिक ऐड है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बोथ चार्ट एंड पोस्टर क्या है? ये ग्राफिक ऐड है। अगला देखिए 48 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण सामग्री है? इंफॉर्मेशन शीट यानी कि सूचना पत्रक, लेसन प्लान यानी कि पाठ योजना, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए शिक्षण की सामग्री क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन शीट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग मटेरियल में क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन शीट आ जाएगी। लेसन प्लान, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान, ये सभी क्या है? ये एक मतलब कि विशेष चीज़ें हैं जो कि लर्निंग के लिए नहीं बनाई जाती। लेसन प्लान क्लास में पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान क्लास में प्रैक्टिकल करवाने के लिए बनाया जाता है। तो वो लर्निंग मटेरियल नहीं है, वो इंस्ट्रक्टर खुद अपने लिए अपनी हेल्प के लिए बनाता है। लेकिन इंफॉर्मेशन शीट जो है ये सारा इंफॉर्मेशन देता है, इससे सीखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपके वर्कशॉप में कितने टूल्स हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, ये लर्निंग मटेरियल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज टू बी कंसाइडर वाइल प्रिपेयरिंग विम। WIM तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? अब देखिए WIM का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें W का फुल फॉर्म पूछ सकता है, I का फुल फॉर्म पूछ लेता है, M का मतलब पूछ लेता है। तो रिटेन इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो W का मतलब होता है रिटेन, I का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल, और M का मतलब होता है मटेरियल। तो यहाँ विम तैयार करते समय निम्नलिखित में किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षु का मानक,
या क्लियर ऑब्जेक्ट स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए यानी कि सूचना का स्रोत होना चाहिए, या आल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाते समय एक प्रशिक्षु का स्टैंडर्ड जो है वो रहना चाहिए, और क्लियर ऑब्जेक्ट होना चाहिए रिटेन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाने के लिए, और सोर्स कहाँ से लिया गया है वो होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर। देखिए अभी पूछ दिया ना, अभी मैं बोला था WIM का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, तो पूछ दिया इन WIM यानी कि विम व्हाट डज एम स्टैंड। विम में एम का अर्थ क्या होता है, तो एम का मतलब अभी मैंने बताया था मटेरियल होता है, तो यानी कि यहाँ पे मटेरियल बी ऑप्शन में है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इस प्रकार मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए मॉक टेस्ट लेते समय अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 9140 82 2403 पे। और पीडीएफ के लिए आप सक्सेस करियर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है, मिल जाएंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।